कहते हैं कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी है ताजमहल। एक ऐसा अजूबा जो संगमरमर में लिपटी हुई कहानी कहता है, प्यार की, जुदाई की और अमर यादों की। लेकिन क्या ये वही कहानी है जो हमें सदियों से बताई जाती रही है, या इसके पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें वक्त ने इतिहास की परतों में दफन कर दिया है? कहा जाता है कि इस महल के नीचे 22 बंद कमरे हैं, जिनमें क्या छिपा है कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पहले एक मंदिर था, तो कुछ इसे एक ऐसा रहस्य मानते हैं जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। हर दीवार और हर पत्थर कुछ कहना चाहता है। क्या ताजमहल सच में सिर्फ एक मकबरा है, या फिर इसके पीछे छिपी है कोई अनकही कहानी जो हमारे इतिहास की दिशा बदल सकती है? तो दोस्तों, आज हम नेटफ्लिक्स मेनिया पर खोलेंगे ताजमहल के उन रहस्यों के दरवाजे जिन्हें सदियों से बंद रखा गया है, जहां हर परछाई एक सवाल बनकर सामने आती है और हर जवाब एक नए रहस्य की शुरुआत करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज के लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिल्म की शुरुआत 1959 से होती है, जहां आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक टीम ताजमहल के चैम्बर्स में जाती है, क्योंकि वहां कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा होता है। मजदूरों के काम के दौरान 22 बंद कमरों में से एक कमरे की ईंट गिर जाती है, जिससे अंदर झांकना आसान हो जाता है। और जब मिस्टर राव की नजर अंदर पड़ती है, तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर वो अचंभित रह जाते हैं। इसके बाद सीन 2023 में शिफ्ट होता है, जहां विष्णुदास नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है, जो पिछले 25 से 30 सालों से ताजमहल में गाइड का काम कर रहा है। उसके पिता महेंद्र दास भी यही काम करते थे, और अब उसका बेटा अविनाश भी यही करता है। विष्णुदास को ताजमहल के बारे में गहरा ज्ञान है, और वह टूरिस्ट्स को बड़ी ईमानदारी से इसकी कहानी सुनाता है। लेकिन उसके बेटे अविनाश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके पिता सिर्फ 300 रुपए चार्ज करते हैं, और जब कोई टूरिस्ट 2000 रुपए टिप देना चाहता है, तो वे उसे मना कर देते हैं। अविनाश कहता है कि अगर पिताजी ऐसे ही करते रहे तो घर कैसे चलेगा, जिससे पता चलता है कि विष्णुदास बहुत खुददार और ईमानदार आदमी है। अब आगे दिखाया जाता है कि गाइड्स के प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, और इस बार विष्णुदास भी चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। मौजूदा प्रेसिडेंट उस्मान जानते हैं कि अगर विष्णुदास चुनाव लड़ेंगे तो उनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि विष्णुदास का बैकग्राउंड साफ है और वह सबके साथ सम्मान पूर्वक पेश आते हैं। इसलिए उस्मान उनसे कहते हैं कि वो चुनाव न लड़े, लेकिन विष्णुदास जवाब देते हैं कि वो किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि गाइड्स की बेहतरी के लिए खड़े हो रहे हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों से जो काम नहीं हो पाए, शायद वो अब पूरे हो सके, गाइड्स की सिक्योरिटी से लेकर बाकी सुविधाओं तक। और अगर वो प्रेसिडेंट बने तो सब कुछ बदल देंगे। इसके बाद विष्णुदास पूरी लगन से चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। जिसके बाद विष्णुदास एक इंटरव्यू देते हैं, जिसमें महिमा नाम की एक लड़की ताजमहल पर डॉक्यूमेंट्री बना रही होती है। वह ताजमहल के कुछ अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहती है, इसलिए वह विष्णुदास का इंटरव्यू लेकर सारी जानकारी लेने आती है। इंटरव्यू के दौरान महिमा विष्णुदास से पुरानी बातें करती है और कहती है कि 1980 के आसपास कुछ लोगों ने ताजमहल की कार्बन डेटिंग कराने की और उन 22 बंद कमरों को खुलवाने की मांग की थी। यही मांग 1980 से पहले और बाद में भी कई बार उठाई गई थी। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति था महेंद्र दास, जिसने उन 22 कमरों को खुलवाने की कोशिश की थी। महिमा पूछती है कि आखिरकार उन 22 कमरों में ऐसा क्या है जिसे आज तक छिपाया गया है। इस पर विष्णुदास बताते हैं कि वैसे तो वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद उन कमरों में ऐसा कुछ खास नहीं है जिसकी वजह से टूरिस्ट्स को अंदर जाने से रोका गया है। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि महेंद्र दास विष्णुदास के पिता थे, और वे भी ताजमहल की रिसर्च कर रहे थे, खासकर उन 22 बंद कमरों के रहस्यों को जानने की कोशिश में थे। लेकिन राजनीतिक दबाव और एक खास समुदाय के विरोध के चलते उन पर इतना प्रेशर बढ़ा कि महेंद्र दास को आत्महत्या करनी पड़ी। ये बात याद करके विष्णुदास बेहद दुखी हो जाते हैं। उन्हें अब ये सोचकर तकलीफ होती है कि आखिर उनके पिता क्या जानना चाहते थे। अगर उनकी रिसर्च सच होती, तो वह शायद इतिहास की दिशा बदल देती। विष्णुदास को खुद भी कई ऐसी बातें पता हैं जो ताजमहल की सच्चाई उजागर कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने कभी उस रहस्य को जानने की हिम्मत नहीं की। आगे हम देखते हैं कि विष्णुदास के सारे दोस्त बैठे हुए थे, सभी मिलकर ड्रिंक कर रहे थे, और यहीं पर विष्णुदास अपने दोस्तों से कहते हैं, क्या होगा अगर पता चले कि ताजमहल ताजमहल नहीं बल्कि पहले एक मंदिर था, और बाद में उसे ताजमहल बनाया गया। सोचो, हमारे पूर्वजों ने जो सवाल उठाए थे, उनका जवाब जानना कितना जरूरी है।
तभी उन्हीं में से एक आदमी भड़क जाता है और विष्णुदास से कहता है, जो ताजमहल हमें रोजी रोटी दे रहा है, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उसी पर सवाल उठाएं। जिस थाली में हम खा रहे हैं उसी में छेद नहीं कर सकते। तब विष्णुदास कहते हैं कि ताजमहल हमें रोजी रोटी जरूर दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके इतिहास को न जाने। क्या कभी देखा है कि किसी मकबरे पर गुंबद हो? क्या कभी देखा है कि उस पर कलश हो, आम के पत्ते बने हो और ऊपर एक चांद भी मौजूद हो? ऐसा तो मैंने सिर्फ मंदिरों में ही देखा है। मुझे तो लगता है कि ताजमहल कोई मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है, और दूध का दूध, पानी का पानी तब होगा जब इस ताजमहल की कार्बन डेटिंग होगी। ये सुनकर विष्णुदास के कई दोस्त भड़क जाते हैं और उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि विष्णुदास को गाइड एसोसिएशन वाले अपने पास बुलाते हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब कल शाम को विष्णुदास ये सारी बातें बता रहे थे, उन्हीं में से एक आदमी ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था और अब वह वीडियो पूरी तरह से वायरल हो चुकी है। इसके बाद बहुत सारे लोग विष्णुदास के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं। अब एसोसिएशन वाले उसे बुलाकर पूछताछ करते हैं। उस्मान खान, जो फिलहाल गाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, विष्णुदास से कहते हैं कि उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है क्योंकि वीडियो में उन्होंने जो बातें कही वो उनके हिसाब से बिल्कुल गलत हैं। उन्हें लगता है कि विष्णुदास अब टूरिस्ट को मिसगाइड कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पद से हटा दिया जाता है। लोगों के गुस्से के चलते कुछ मुस्लिम लोग विष्णुदास के चेहरे पर काला पोंछ देते हैं और अब उनके लिए चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात विष्णुदास के बेटे अविनाश की, तो उसे भी सीधे तौर पर सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन चेतावनी दी गई कि अगर वह यहाँ रुका तो उसके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए उसे घर पर रहने को कहा गया। सस्पेंड होने के बाद विष्णुदास ने ठान लिया कि अब वह अपने पिता महेंद्र दास की अधूरी खोज को पूरा करेंगे, वही 22 बंद कमरों का रहस्य जिसे उनके पिता जानना चाहते थे। अब विष्णुदास भी वही रहस्य उजागर करना चाहते हैं, इसलिए वह एक पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब उनके पास खोने को कुछ नहीं और पाने को बहुत कुछ है। इसके लिए वह शशिकांत नाम के एक वकील के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें ताजमहल पर केस करना है। विष्णुदास ये सारी बातें शशिकांत को बताते हैं और कहते हैं कि वह एक पीआईएल फाइल करना चाहते हैं। इस पर शशिकांत जवाब देते हैं कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपसे पहले भी कई लोगों ने ताजमहल पर केस करने और पीआईएल दाखिल करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कोर्ट ने उन सभी की याचिकाएं खारिज कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन विष्णुदास के पास अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मदद से वह सॉलिड एविडेंस जुटा सकते हैं। इसी सिलसिले में वह अपने पिता महेंद्र दास के दोस्त के बेटे के पास जाते हैं और वहां से वह कुछ सॉलिड एविडेंस कलेक्ट कर कर लाते हैं और अब वो पीआईएल फाइल करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। लेकिन तभी कुछ प्रॉब्लम सामने आ जाती है। बात कुछ ऐसी है कि विष्णुदास के वकील शशिकांत के कुत्ते को कल रात कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है और एक चिट्ठी भी छोड़कर गए हैं कि अगर ये केस वो नहीं छोड़ते हैं तो जो हाल कुत्ते का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी हो सकता है। ये देखकर शशिकांत पूरी तरह से डर जाता है और वो अब विष्णुदास के पास आते हैं और कहते हैं कि वो ये केस नहीं लड़ सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी पीआईएल बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारा केस स्ट्रांग है, तो ये केस तुम खुद भी लड़ सकते हो। जिस वजह से विष्णुदास ने फैसला किया कि ये केस वो खुद ही लड़ेंगे। जब विष्णुदास कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे। उनके ऑपोजिशन में राशिद खान नाम का वकील था, जो बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि ये पीआईएल हर बार की तरह एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन इस बार विष्णुदास के पास कुछ ऐसे सबूत थे जिनसे वो ये केस एक्सेप्ट करवा सकते थे। कोर्ट में विष्णुदास सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट से सवाल करते हैं कि उनके पास ऐसा क्या प्रमाण है जिससे वो साबित कर सकें कि ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया था। वो एजुकेशन बोर्ड से भी पूछते हैं कि उन्होंने ताजमहल का इतिहास किस आधार पर लिखा है और वो छात्रों को वही कहानी क्यों पढ़ाते हैं। इसके अलावा विष्णुदास सरकार से भी सवाल करते हैं कि आखिर ताजमहल के नीचे बने 22 कमरों में ऐसा क्या है जिसे वो जनता से छुपा रही है। उनका कहना है कि अच्छे भविष्य के लिए अतीत के सच और गलतियों दोनों का पता होना जरूरी है। विष्णुदास का दावा है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, बल्कि ये पहले से बने एक हिंदू राजा के महल को रेनोवेट कर मकबरे में बदल दिया गया। अदालत अब फैक्ट्स जानना चाहती है, तो विष्णुदास कुछ तस्वीरें दिखाते हुए बताते हैं कि ताजमहल के बाहरी कॉरिडोर में ऐसे कई कमरे हैं जिनमें किचन, गेस्ट रूम और यहाँ तक कि गौशाला भी है। तो फिर ये सब किसी मकबरे में क्यों होंगे? क्या शाहजहां दूध पीते थे? इसके अलावा वहां एक म्यूजिक रूम भी है, तो क्या शाहजहां वहां मुजरा देखते थे? फिर विष्णुदास गुंबद की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि उसके ऊपर कलश, नारियल, आम के पत्ते और आधा चांद है,
जो कि शिव जी के माथे पर होता है, और त्रिशूल के रूप में दिखता है, जो सनातन धर्म का प्रतीक है। ऐसा किसी मकबरे पर कभी नहीं देखा गया। विष्णुदास के तर्कों को देखते हुए अदालत उनकी पीआईएल को एक्सेप्ट कर लेती है और एजुकेशन बोर्ड इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को नोटिस भेजती है। साथ ही अगली सुनवाई में ताजमहल से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत पेश करने का आदेश देती है। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगली हियरिंग में एजुकेशन बोर्ड की कल्पना को बुलाया जाता है, जहां राशिद खान उनसे सवाल जवाब करते हैं, ताकि पता चल सके कि इतिहास को किस तरह लिखा और पढ़ाया जाता है। वहीं विष्णुदास सवाल उठाते हैं कि जिस तरह मुगलों के इतिहास को विस्तार से पढ़ाया जाता है, वैसे ही हिंदू सभ्यता के राजाओं के इतिहास को क्यों नहीं पढ़ाया जाता। वो उदाहरण देते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, और हमें विस्तार से बताया जाता है कि गोडसे कौन थे, क्या करते थे और उनका विचारधारा क्या थी। ठीक वैसे ही मुगल साम्राज्य के बारे में भी विस्तार से बताया जाता है। तो फिर हमारे अपने राजाओं के इतिहास को अनदेखा क्यों किया जाता है। तो आखिरकार विष्णुदास ने यह सवाल उठाया कि हिंदू सभ्यता के राजाओं ने ऐसा क्या गलत किया कि उनके इतिहास के बारे में हमें कभी विस्तार से नहीं बताया जाता। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां अविनाश को उसके बेटे के स्कूल बुलाया जाता है। दरअसल वहां की प्रिंसिपल उसे बताती है कि उसका बेटा ताजमहल के बारे में गलत बातें फैला रहा है, कि वो कोई मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है। प्रिंसिपल कहती है कि भले ही तुम्हारे पिता इस मामले पर केस लड़ रहे हो, लेकिन हमारे सिलेबस में जो लिखा है हमें वही पढ़ाना होता है, इसलिए अपने बच्चे को समझाओ, वरना हमें उसे सस्पेंड करना पड़ेगा। अगली हियरिंग में राशिद खान एक आदमी हबीब को अदालत में बुलाते हैं, जो बताता है कि शाहजहां को ताजमहल बनाने का विचार कैसे आया। वह कहता है कि एक दिन शाहजहां और मुमताज शतरंज खेल रहे थे, तभी मुमताज की कोख से बच्चे के रोने की आवाज आई, जो अशुभ मानी गई, और तब मुमताज ने समझ लिया कि वो अब नहीं बचेगी। उसने शाहजहां से अपनी दो आखिरी ख्वाहिशें रखी। पहली यह थी कि उसकी याद में एक खूबसूरत मकबरा बनाया जाए, और दूसरी, शाहजहां उसकी मौत के बाद दोबारा शादी न करे। इसके बाद शाहजहां ने अपने आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर ताजमहल का मॉडल बनवाया और उसका निर्माण शुरू किया। लेकिन विष्णुदास के पास भी कुछ तथ्य थे। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर ताजमहल बनाया गया वह जमीन पहले मानसिंह की थी, और वहां पहले से एक सुंदर महल मौजूद था। शाहजहां ने वह जमीन मानसिंह से नहीं बल्कि उसके पोते जयसिंह से ली थी, और ये सभी जानते हैं कि जयसिंह के उसी गुंबददार महल की जगह ताजमहल खड़ा किया गया। अब सवाल यह है कि क्या ताजमहल जयसिंह के महल को रेनोवेट करके बनाया गया, या शाहजहां ने उसे फाउंडेशन से बनवाया। इस पर राशिद बताता है कि शाहजहां ने इसे फाउंडेशन से बनवाया था, और उसके पास इसके सबूत हैं। वह एक फ्रेंच ट्रैवलर जेवी टेवरनियर की किताब ट्रैवल्स ऑफ इंडिया का जिक्र करता है, जिसमें लिखा है कि उसने ताजमहल का निर्माण शुरू होते और खत्म होते देखा। लेकिन विष्णुदास इस पर तर्क देते हैं कि टेवरनियर पहली बार 1640 में भारत आया था, जबकि ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हो चुका था। उसने दावा किया कि उसने इसे पूरा बनते देखा, लेकिन यह गलत है, क्योंकि वह दूसरी बार 1665 में भारत आया, जबकि ताजमहल 1654 में ही पूरा हो चुका था। इस पर राशिद कहता है कि 1651 से 1654 के बीच टेवरनियर भारत में था, और उसी दौरान उसने ताजमहल का निर्माण पूरा होते देखा था। लेकिन यहाँ विष्णुदास पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने राशिद खान से कहा कि यह बात बिल्कुल सही है कि 1651 से 1654 तक टेवरनियर इंडिया में मौजूद थे, लेकिन वह कभी भी आगरा नहीं गए थे। विष्णुदास के पास उन जगहों की पूरी लिस्ट थी जहां जहां टेवरनियर 1651 से 1654 तक गए थे, और उस लिस्ट में आगरा का नाम कहीं भी नहीं था। तो फिर आखिरकार टेवरनियर ने उनका काम कैसे देखा? शाहजहां ने टेवरनियर को वीडियो कॉल किया था, या फिर उनके पास रील भेजी थी? जैसे जैसे केस विष्णुदास के पक्ष में मजबूत होता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी फैमिली के लिए परेशानियां और बढ़ती जा रही थी। उसकी बेटी को तंग किया जा रहा था, बेटे को बुरी तरह पीटा गया। इस तरह से उसकी पूरी फैमिली को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत तकलीफ दी जा रही थी। लेकिन विष्णुदास किसी भी हाल में हार मानने वालों में से नहीं थे। अगली हियरिंग में एक आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, जो राशिद खान को बताता है कि ताजमहल का निर्माण किस तरह किया गया और उसका आर्किटेक्चर कैसे तैयार हुआ। वह कहता है कि ताजमहल को ऑक्टागोनल प्लान के तहत बनाया गया था, और यह डिजाइन सबसे पहले ताजमहल से ही शुरू हुआ था। लेकिन विष्णुदास तुरंत इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि ऑक्टागोनल प्लान का इस्तेमाल बहुत पहले से होता आ रहा है। उन्होंने बताया कि भारत के कई प्राचीन हिंदू मंदिर ऐसे हैं जिन्हें इसी ऑक्टागोनल प्लान से बनाया गया था, जिनका निर्माण लगभग 1100 ईस्वी के आसपास हुआ था, यानी ताजमहल से करीब 400 से 500 साल पहले। इसके बाद राशिद खान कुछ और सबूत पेश करता है, जिनसे उसका केस और मजबूत होता दिखता है। वह शाहजहां
द्वारा भेजे गए फरमानों की लिस्ट लेकर आता है जो उसने बीकानेर के आर्काइव से निकाली थी। पहले फरमान में शाहजहां ने 21 जनवरी 1632 को जयसिंह को लिखा था कि हमारे मजदूर संगमरमर लेकर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें रास्ते में रोका न जाए। इसी तरह 1634 और 1637 में भी ऐसे ही फरमान जारी हुए थे। इससे यह साफ लगता था कि ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और जयसिंह को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन विष्णुदास को इन फरमानों को पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। रात को वकील शशिकांत विष्णुदास को एक बूढ़े आदमी मिस्टर राव से मिलवाते हैं जो बताते हैं कि वो 1959 में ताजमहल के उन बंद कमरों के अंदर जा चुके हैं और उन्होंने वहां कुछ अजीब चीजें देखी थी। मिस्टर राव कहते हैं कि वे कोर्ट में आकर सब बताएंगे, लेकिन जब उस्मान खान के लोगों को यह बात पता चलती है तो वे राव को धमका देते हैं और वो कोर्ट में गवाही देने से मना कर देते हैं। फिर भी विष्णुदास पीछे नहीं हटते। उन्होंने उन फरमानों को गहराई से स्टडी किया था। कोर्ट में वह बताते हैं कि तीनों फरमान वाकई जयसिंह के लिए थे, लेकिन उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि यह सामान ताजमहल के निर्माण के लिए मंगाया जा रहा है। उस वक्त आगरा में कई और मकबरे बन रहे थे और संभव है कि संगमरमर और मजदूर उन्हीं के लिए बुलाए गए हों। राशिद खान जवाब देता है कि शाहजहां का शासनकाल गोल्डन एरा ऑफ द मुगल एम्पायर कहलाता है। वह सेक्युलर था, सबका भला चाहता था और सबसे ताकतवर शासक था। इस पर विष्णुदास कहते हैं कि हमने कई किताबों में पढ़ा है कि शाहजहां का शासनकाल गोल्डन एरा नहीं था, बल्कि उस समय बीमारी, महामारी और भुखमरी थी। और तो और कई किताबों में यह तक लिखा गया है कि ताजमहल के निर्माण के समय लोगों से चंदा लिया गया था। इसके बाद विष्णुदास बताते हैं कि 1981 में पीटर विलियम्स नाम के एक वैज्ञानिक ने ताजमहल के दरवाजे की लकड़ी की कार्बन डेटिंग की थी। वह दरवाजा यमुना नदी के किनारे स्थित था। परिणामों में पता चला कि वह लकड़ी ताजमहल के निर्माण से 300 साल पुरानी थी। लेकिन चूंकि यह शोध गैरकानूनी रूप से किया गया था, इसलिए इसे आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि जब तक कोई ठोस गवाह या सबूत न हो, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर विष्णुदास बताते हैं कि उनके पास एक गवाह है, पीटर विलियम्स की पत्नी सैंड्रा, जो अभी भी जीवित है। सैंड्रा कहती हैं कि वह पीटर के साथ ताजमहल गई थी और उनके सामने ही लकड़ी का टुकड़ा लिया गया था। हालांकि वह भारत नहीं आ सकती, लेकिन एक और व्यक्ति योगेश भट्ट जो उनके साथ गया था और अब देहरादून में रहता है, उसकी गवाही दी जा सकती है। विष्णुदास देहरादून जाकर योगेश भट्ट से मिलते हैं और उन्हें दिल्ली ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उस्मान खान के लोग उन्हें रोक लेते हैं और योगेश भट्ट का अपहरण कर लेते हैं। विष्णुदास पहले से तैयार थे, उन्होंने एक प्लान बना रखा था। जो व्यक्ति उनके साथ यात्रा कर रहा था वह असली योगेश भट्ट नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी था, जबकि असली योगेश भट्ट को उन्होंने पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। कोर्ट में असली योगेश भट्ट को पेश किया गया और उन्होंने बताया कि 1980 में वह ताजमहल के बंद 22 कमरों में गए थे, जहां ईंटों से बंद दरवाजों के पीछे अष्टवसु की मूर्ति रखी हुई थी। उनके साथ पीटर विलियम्स, सैंड्रा, महेंद्र दास और मिस्टर राव भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लकड़ी का टुकड़ा यमुना किनारे के गेट से लिया गया था और उसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि वह 1359 ईस्वी की थी। योगेश ने आगे कहा कि जब उन्होंने यह जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट को दी तो उन्हें चुप रहने की धमकी दी गई। बाद में जब यह कार्बन डेटिंग रिपोर्ट सामने आई, सरकार ने उन दरवाजों को हटवा दिया। राशिद खान ने योगेश से सवाल किया कि उनकी बात पर भरोसा क्यों किया जाए। योगेश ने जवाब दिया कि पीटर की बेटी सैंड्रा विलियम्स आज भी जीवित है और वह इस बात की पुष्टि कर सकती है। इसके बाद राशिद खान अपनी अंतिम दलील में कहते हैं कि अगर ताजमहल को एक हिंदू मंदिर घोषित कर दिया गया तो देश को भारी आर्थिक नुकसान होगा, करोड़ों का पर्यटन उद्योग ढह जाएगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और सिंबल ऑफ लव के रूप में प्रसिद्ध ताजमहल की छवि नष्ट हो जाएगी, जिससे धार्मिक विवाद भड़क सकते हैं। इस पर विष्णुदास जवाब देते हैं कि सच्चाई उजागर होने से किसी स्मारक की सुंदरता कम नहीं होती, बल्कि जब कोहरा हटता है तो दृश्य और साफ दिखता है। ताजमहल अब भी दुनिया का 7वां अजूबा रहेगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि उसकी सच्ची कहानी सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी 3 पीढ़ियां ताजमहल में गाइड के रूप में काम कर, इसलिए वह जानते हैं कि यह स्मारक लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा है, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़कर सिर्फ व्यापार करना मानसिक गुलामी है। विष्णुदास आगे कहते हैं कि इतिहास को हमेशा विकृत किया गया है। पहले बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर हमारे ज्ञान का विनाश किया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार लिखा और आज वामपंथियों ने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर नया रूप दे दिया है। हमें ब्रिटिश अत्याचारों की कहानी तो पढ़ाई जाती है, लेकिन मुगलों के अत्याचारों का कोई जिक्र नहीं। शाहजहां जैसे शासक को सेक्युलर कहा गया,
जबकि उसने सिर्फ बनारस में ही 76 मंदिर तोड़वाए। अंत में अदालत कहती है कि इतिहास में वास्तव में कई गलतियां और तोड़ मरोड़ हुई हैं। इसलिए अदालत आदेश देती है कि एजुकेशन बोर्ड इतिहास की किताबों की समीक्षा करे और मंदिरों, स्मारकों और वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि बच्चे अपने देश की धरोहरों के बारे में जान सकें। जहां तक ताजमहल का सवाल है, दोनों पक्षों की दलीलें और दस्तावेज देखने के बाद अदालत निर्णय सुरक्षित रखती है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।